Hello students, welcome to Swarnim Career Institute, Ringas. Today we will study about application of integration. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के पार्ट्स पढ़े, इंटीग्रेशन कैसे होता है, तरीके पढ़े उसके। आज हम इंटीग्रेशन को यूज लेने वाले हैं फिजिक्स के अंदर कि इंटीग्रेशन का कंसेप्ट क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से शुरू करना चाहता हूं मैं यहाँ पे। ग्राफिकल representation of integration ये हम पढ़ रहे हैं। देखो, इसको हम समझें, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन सबको आता है, बट कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करूं उस चीज को समझना जरूरी है। सपोज हमारे पास जो है लेफ्ट y is a function of x. We know very well about this. Y is a function of x. If we draw a curve between y and x, okay, let this curve is, this is x, this is y. Suppose this curve is like this shape. Any one shape. ये जो shape आपको दिख रही है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकती थी, या आपकी जो है कोई रेक्टेंगल की फॉर्म में मिल सकती है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है। जनरल हमने ये लिया है इस टाइप का। अब हमसे मान लीजिए ये कहा गया कि जो कर्व गिवन है, इस कर्व में इसका जो y एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन डालते हैं, सपोज दिस इज a एंड दिस इज b, मींस x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b। ये दो लिमिट्स है। इन दो लिमिट्स के बीच में ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। फिर से, ये जो कर्व आपको दिया गया है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। दिस इज व्हाट? एरिया अंडर द कर्व। विच कर्व? वाई एक्स कर्व। एरिया अंडर द वाई एक्स कर्व कौन सा है? ए बी सी डी, ऐसे। ठीक है, ये एरिया हो गया। अब हमसे कहा गया कि ये एरिया निकालिए। हमसे क्या कहा गया? ये एरिया निकालिए। क्लियर? अब हमारे दिमाग में आती है कि सर हम लोगों को एरिया, इस टाइप का कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है, इस टाइप की कोई ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है हमारे पास। हमारे पास रेक्टेंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, उनके एरिया तो हमें निकालना आता है। स्फेयर वो आपका जो है सर्कल होता, सबके एरिया निकालने आते हैं। लेकिन सर ये तो कोई शेप ही नहीं है, उसका एरिया हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं आता। तो फिर इस वाले केस में आप क्या करने वाले हैं? इसी चीज को लेके हम क्या समझने वाले हैं? इंटीग्रेशन। यही चीज हमें यहां पे समझनी है। जैसे मान लो ये ग्राफ ऐसा होता, सपोज ये लाइन ऐसे गिवन होती, या फिर ये लाइन ऐसे गिवन होती, और मैं कहता एरिया अंडर वाई एक्स कर्व निकालिए। एरिया अंडर वाई एक्स कर्व निकालिए, तो आप क्या कहते हैं? यहां से और ये पूरा क्या आ गया? इसका एरिया आ गया, ये पूरा एरिया आ गया। अब इसका एरिया तो बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है? एक तो रेक्टेंगल, ठीक है, ये आपका ट्रायंगल, और फिर ये रेक्टेंगल, ऐसे बन सकता है, ये पैरेललोपाइड बन जाएगा। तो इस टाइप से इनके अलग अलग एरियाज निकाल लेते और सबको ऐड कर लेते, तो क्या हम निकाल पाते हैं? यस, क्योंकि ये सब ज्योमेट्रिकल शेप है और इनके एरिया निकालने का फॉर्मूला हमें आता है। क्लियर होगी बात? तो सर इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो आंसर है, इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? इंटीग्रेशन से। देखो कैसे, याद कीजिए डिफरेंशिएशन में हमने क्या सीखा था कि हम एक छोटा सा स्मॉल सेगमेंट लेते हैं। तो मैंने क्या किया, इस पूरे एरिया को निकालने के लिए यहां एक छोटा सा सेगमेंट लिया। ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, बहुत छोटा सा एलिमेंट है। सर आपने इतना बड़ा बनाया है, ये मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूं। ऐसे मान के चलो कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में, ऑलमोस्ट एक दूसरे के ऊपर पॉइंट है। ऐसे मान के चलो, इतना छोटा सा सेगमेंट है। जब बहुत छोटा सेगमेंट होता है तो उसको लिखते क्या है? डी के साथ में लिखते हैं। अभी हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ लिया, सो हमने यहां लिखा dx, क्योंकि ये x का, ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? dx। ठीक है, तो छोटा सा हमने dx ले लिया। जब सोचो अगर छोटा सा हम dx लेंगे
और ये दोनों बिल्कुल पास में है, तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल पास में। इस वाले केस में ये जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है इसको ऑलमोस्ट स्ट्रेट मानोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज dx और ये y। समझ रहे हो मेरी बात? इसको आप ऐसे मानोगे, इस तरफ x। अब आपको ये क्या दिखता है? तो ये आपको दिखता है रेक्टेंगल। क्या दिखता है आपको? रेक्टेंगल। अब बताइए इस रेक्टेंगल का एरिया कितना? तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें आता है निकालना। इस रेक्टेंगल का एरिया ये है और वो कितना होगा? दिस इंटू दिस, तो y इंटू dx। दिस इज व्हाट? एरिया, एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट विच इज ए रेक्टेंगल। क्लियर होगी बात? अब सोचिए कि हमें तो सर यहां से यहां तक पूरा एरिया निकालना था, तो फिर हमने तो इतना सा ही काम किया है। बिल्कुल सही। तो हमने इतना सा एरिया निकाल लिया, इतना सा एरिया निकाल लिया, ठीक है। और इस एरिया को हम बोल रहे हैं क्या? एरिया ऑफ स्मॉल सेगमेंट, dx वाला जो सेगमेंट लिया है, दिस इज इक्वल्स टू क्या आएगा? y इंटू dx, y इंटू dx। दिस इज द एरिया। बट ये स्मॉल सेगमेंट का है। हमें कितना निकालना है याद कीजिए? ये पूरा निकालना है, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा एरिया निकालना है। सॉरी। तो ये पूरा एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? तो वही बात जब मैंने पहले ही बात की थी। देखिए ये छोटा सा आपको ब्लू कलर का सेगमेंट दिख रहा है इसके अंदर, ठीक है। इसके पास में एक ब्लू कलर का, इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में, ऐसे जितने भी इसके अंदर जो इसके पार्ट्स हैं सबको ऐड अप कर लेंगे तो पूरा पेन वापस बन जाएगा, ठीक है। इस पूरे पेन का एरिया आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी हम निकालना चाहें वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबको ऐड करने के लिए हम क्या यूज लेते हैं? समेशन। क्या यूज लेते हैं? समेशन। बट अगर कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस में है तो वहां पे आपको क्या यूज लेना चाहिए? इंटीग्रेशन। क्या यूज लेना चाहिए भाई? इंटीग्रेशन। सो अब आप क्या यूज लेने वाले हैं? इंटीग्रेशन। अब सोचो इसके पास में ऐसा एक और सेगमेंट होता, इसके पास में ऐसा एक और सेगमेंट होता, उस ऐसा एक और सेगमेंट होता, इधर भी होता, इधर भी होता, इधर भी होता, ऐसे नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं, उन सबको ऐड अप कर लो तो क्या एरिया अंडर दिस कर्व आ जाता? पूरा, इसका पूरा कर्व आ जाता। जब ये पूरा कर्व आता है तो हम लिखेंगे, देखो एरिया अंडर वाई एक्स कर्व बिटवीन लिमिट्स ए एंड बी, क्योंकि हम लोग ए से लेके बी तक वाला कंप्लीट एरिया निकालना चाहते हैं। तो कंप्लीट एरिया निकालना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे ऐसे बहुत से सेगमेंट्स को ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए किसको काम में लिया जाता है? इंटीग्रेशन को। ऐड किसको करना है? ऐसे सेगमेंट्स को, इसका मतलब ऐसे एरियाज को। और ये एरिया कितना है? y इंटू dx, y इंटू dx। मतलब ये हुआ इंटीग्रेशन y dx का मीनिंग क्या हुआ? सर इंटीग्रेशन y dx का मतलब हुआ एरिया अंडर द yx कर्व, एरिया अंडर द yx कर्व बिटवीन लिमिट्स a टू b। बड़ा सिंपल। अब हमने समझ लिया इस बात को कि ये जो लिखा हुआ है इतना सा इंटीग्रेशन y dx, इसका मतलब होता है एरिया अंडर yx कर्व बिटवीन लिमिट्स a एंड b। और ये जो लिमिट्स आपको मिलेंगी, ये जो आंसर मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 ऊपर की तरफ। क्या मिलेगा? ग्रेटर देन 0 मिलेगा एरिया ऊपर की तरफ, जो आपको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। ओके, ये बात आपकी क्लियर हुई। अब दूसरी बात करते हैं। अब दूसरी बात करें तो उसके लिए मैं ये कह दूं आपसे कि सपोज ये आपके पास एरिया ऐसे होता, कुछ ऐसा, दिस इज x, दिस इज y, और कोई भी दो पॉइंट देते हैं हमें, दिस इज b एंड दिस इज a, राइट। हमसे क्या पूछा गया? ये लिमिट a है, ये b है, तो इतना सा कर्व है इस समय, ये वाला कर्व। इस कर्व का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। इस कर्व का क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो प्रोजेक्शन किस पर डला हुआ है? वही एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन डला हुआ है। तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? पहले एक छोटा सा सेगमेंट लेना पड़ेगा which is dx। इधर y होता तो मैं y लेता, ठीक है ना। सो दिस इज dx।
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा y इंटू dx, y इंटू dx, वो का वही होता, इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कंप्लीट एरिया होता एरिया अंडर vx यानी yx कर्व। तो एरिया अंडर yx कर्व बोलने का मतलब होता है इंटीग्रेशन y dx। और ये जो वैल्यू आती वो वैल्यू आती है आपके पास लेस देन 0, मतलब आप इसको लेते नेगेटिव और इसको क्या ले रहे हो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव नीचे की तरफ नेगेटिव। और देखो सपोज ये ऐसा होता, देख कर्व था ऐसा, कोई भी कर्व हो गया और इस तरफ बोला गया x, इस तरफ बोला गया y, और मुझे तो ये बोला गया ये एरिया अंडर एक्स वाई कर्व इस तरफ, इस पे प्रोजेक्शन डाल के, इसमें क्या किया था एक्स एक्स पे प्रोजेक्शन डाला था, इसमें क्या कर रहे हैं वाई पे प्रोजेक्शन डाल रहे हैं। तो सर इसका क्या होगा, तो इसमें सेगमेंट इधर लेना पड़ेगा, जो इसमें सेगमेंट लेंगे छोटा सा उसको क्या नाम दिया जाएगा dy दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ इंटीग्रेशन dy, इंटीग्रेशन dy साथ में क्या आ जाएगा x, दिस इज एरिया अंडर द एक्स वाई कर्व। क्लियर हो गई बात। इस टाइप से जो है हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे और देखो सपोज ऐसा कुछ, दिस इज x एंड दिस इज y, ऐसा ग्राफ है, कैसा भी ग्राफ हो सकता है एक्स वाई जेड, ये स्ट्रेट लाइन बना दी गई यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ ध्यान देंगे इधर, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर हम बात करें ये a है और ये क्या है b, तो a से b तक जो y dx होगा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन y dx होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी सोचिए जरा, फटाफट सोचिए। देखिए इसका y dx पॉजिटिव आएगा, इसका y dx क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये ऊपर है ये किधर है नीचे। तो जब हम कंप्लीट a टू b करेंगे तो कुछ एरिया पॉजिटिव मिलेगा और कुछ एरिया नेगेटिव मिलेगा, सेम अमाउंट का एरिया मिल जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 0। तो इंटीग्रेशन y dx from a to b is equals to 0, this is again a to b and this is also a to b, ठीक है, ये a to b। तो इससे बेनिफिट होने वाला है आपको कि जब आपको कोई ग्राफ गिवन होगा तो उसका आप एरिया निकाल लोगे, उसे क्या निकालोगे एरिया निकाल लोगे, ठीक है ओके। अब इसका यूज कैसे करेंगे फिजिक्स के अंदर उसकी बात कर लेते हैं। आप ये उतार लो फिर इसका यूज लेके देख लेते हैं, इन ग्राफ्स को उतार लीजिए। तो देखो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे देखो ध्यान देना, काइनेमेटिक्स के एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं आपके सामने, 1D पढ़ने वाले हो आप आगे जाके, मोशन इन वन डायमेंशन, उसके कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। आप ये जानते हैं, यहां से स्टार्ट कर लेता हूं मैं, नंबर 1 v is equal to dx upon dt, ये चीज जानते हैं। ये एक्चुअल में है क्या, ये है वेलोसिटी, क्या है ये वेलोसिटी। x क्या होती है पोजीशन, t क्या होता है टाइम, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, क्लियर। अब इसको ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं v dt is equal to dx, v dt is equal to dx लिख सकता हूं। अब इस पे गौर करो, ये v यानी y, ये t यानी x, मतलब अगर इनके बीच में कोई रिलेशन गिवन हो, जैसे ग्राफ की बात करते हैं, मान लो कोई ग्राफ है ऐसे, क्लियर, ये ग्राफ गिवन है टाइम और वेलोसिटी के बीच में, टाइम और वेलोसिटी के बीच में। अब आपसे ये कहूं मैं कि आपको क्या करना है, आपको ये दिया गया है यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 टाइम था और यहाँ आते आते t टाइम हो गया, यहाँ उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड और यहाँ आते आते कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे 2 मीटर पर सेकंड थी, t इज इक्वल टू टाइम t हो गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 4 मीटर पर सेकंड होगी किसी पार्टिकल की। ये ग्राफ दिया हुआ है बीच में। अब हमसे कहा गया
कि पार्टिकल की पोजीशन बताइए कितने टाइम पर, टी टाइम पे, किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन बताइए। क्लियर। अब इसके लिए हम क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन को यूज ले सकते हैं। दो तरीके हैं। पहली बात तो यह है कि अगर मैं इसका सेगमेंट लेता हूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, dt, इधर से इसको क्या लिखा जाएगा, v, तो मैं लिखूंगा v dt, फिर क्या लगाऊंगा इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट निकालने के लिए, इंटीग्रेशन करूंगा कहां से कहां तक, तो 0 से लेके t तक, ये a और ये क्या है b, तो 0 से लेके t तक। ये एक्चुअल में है क्या, इसको भी हमने सीख लिया। ये क्या है v dt, ये क्या है एरिया अंडर विच कर्व, vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व। अब आप देखेंगे वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, तो आंसर है v इंटू dt क्या होता है, dx। अब जरा ध्यान देना, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे ये मिलता है, बोलो मिलेगा। अब इसको इसके साथ मैच करो, क्या दोनों एक ही चीज है, मतलब ये हुआ जैसे मैं dx का इंटीग्रेशन करता हूं, ठीक है, तो वो जाएगा x, और इधर लिख देता हूं मैं इसको ऐसे कि x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt, इंटीग्रेशन v dt, ठीक है ना। तो ग्राफ ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि एरिया अंडर vt कर्व, एरिया अंडर vt कर्व गिव्स अस पोजीशन। क्या मीनिंग हुआ इसका, एरिया अंडर vt कर्व gives us position, gives us position। बात क्लियर हो गई। मैं बस केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि अगर v is equal to dx upon dt होता है तो v dt is equal to dx हो गया, इंटीग्रेट किया ये आया, इसको इंटीग्रेट किया x आया, इधर आया v dt। मतलब ये हुआ जब भी आपको v टाइम का फंक्शन गिवन हो, एक तो हमने एरिया के अकॉर्डिंग निकाल लिया कि सर इसमें तो डायरेक्ट हमें पता है इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये समलंब चतुर्भुज हमें पता है, तो इसका तो एरिया आप इजी वे में निकाल सकते हैं, तो वो एरिया निकाल लो, फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ता, इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरी बात कि क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, ग्राफ नहीं दिया हुआ, और v इज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, v इज ए फंक्शन ऑफ t, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, ग्राफ नहीं दिया हुआ, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो उस वाले केस में हमसे क्या पूछा गया, पोजीशन, तो मैं फिर क्या करने वाला हूं, यही करने वाला हूं, इस v की जगह पे ये पुट अप कर दूंगा और इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो सब बातों की एक ही बात ये है, when v is a function of t, v is a function of t, then integrate v, we have position of the particle। क्लियर है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, बस सिंपल सी बात है। ऐसे ही देखिए a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, तो आपने लिखा dv इज इक्वल टू a dt, तो आपने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, इधर मिला v, इधर मिला इंटीग्रेशन dt। इसका क्या मतलब है, कर्व की बात करूं, एरिया की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, एरिया अंडर 80 कर्व, जैसे vt कर्व, एरिया अंडर 80 कर्व गिव्स अस वेलोसिटी। एक्चुअल में ये वेलोसिटी बोलने की बजाय हमें बोलना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी, बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी गिव पर यूनिट टाइम गिव्स अस एक्सेलरेशन, ठीक है। सो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू a इंटू dt, ये हो गया आपका एरिया अंडर 80 कर्व। अब इनको यूज लेना सीखते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लो, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको ये चीज सिखाता हूं इनको यूज कैसे लेते हैं। फटाफट लिख लो, एग्जांपल करते हैं। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल के थ्रू इसको यूज लेके देखते हैं। देखो एग्जांपल, पहला क्वेश्चन क्या लिया है मैंने, ए पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल पोजीशन x नॉट, ठीक है, इफ इट्स वेलोसिटी v इज गिवन बाय
v is equal to bt, then find out displacement at any time t। वो ये नहीं कह रहा कि t is equal to 5 सेकंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताइए, वो बोल रहा है एनी टाइम t, मतलब t की फॉर्म में हमारा आंसर आने वाला है। थोड़ा सा मीनिंग सिखाता हूं, आप 11th क्लास के बच्चे हैं इसलिए इसने जो बोला उसका मीनिंग सीखते हैं पहले। ए पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल पोजीशन, देखिए ये ओरिजिन है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, फ्रेम बना लिया आपने। इनिशियल पोजीशन x नॉट, जीरो तो नहीं बोला ना, इसको x नॉट बोलते हैं, जीरो तो नहीं बोला कि वो जीरो पे था, जीरो पे होता तो पार्टिकल कहां होता, ओरिजिन पे होता है। x नॉट का मतलब पहले से कोई डिस्टेंस है कि वो इनिशियल पोजीशन से 5 सेंटीमीटर पे या 10 मीटर पे कुछ भी है, सपोज वो यहां है, ये जो डिस्टेंस गिवन है ये x नॉट है, इसका मीनिंग सिखा रहा हूं। दिस इज x नॉट, वो पहले से ही कहां है, x नॉट है यहां से इतनी डिस्टेंस तो पहले से है, और जब हमने स्टार्ट किया उस समय टाइम क्या माना जाएगा, 0। If its velocity v is given by, अब इसकी वेलोसिटी जो है वो किसकी फॉर्म में दी हुई है, v is equal to bt, कि अगर हम टाइम को चेंज करेंगे 1 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी हुई, b, टाइम को चेंज करेंगे 2 सेकंड तो वेलोसिटी कितनी हुई, 2b, ऐसे इसके अकॉर्डिंग। देन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t। तो हमसे पूछा गया है कि जब ये कुछ वेलोसिटी से आगे चलेगा तो वेलोसिटी से आगे चलता जाएगा, इस तरफ उसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब x इंक्रीज होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट आने लगेगा उसमें, डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कब पूछा है, किसी भी टाइम t पे, किसी भी टाइम t पे, मान लो टाइम हो गया t, कोई भी टाइम हो गया t, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ भी, उतने टाइम में यहां से यहां पहुंचा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट हमसे पूछा गया है। तो इनिशियल क्या है, लिमिट्स x नॉट, फाइनल लिमिट कितनी है x, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसको यहां सॉल्व करते हैं। अब देखिए गिवन क्या है हमें, तो आंसर है v इज ए फंक्शन ऑफ t, v इज ए फंक्शन ऑफ t। हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन, हमें फाइंड आउट क्या करना है, पोजीशन। इसके लिए मैं बात बताता हूं, देखो थोड़ी सी और ध्यान दे लो इधर, x क्या है, पोजीशन, या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, v क्या है, वेलोसिटी, और a क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। ये तीन चीजें आपके सामने। अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करता हूं, क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, हमेशा वेलोसिटी। वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। ये तो अभी आपने पढ़ा ही है, dx upon dt मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, व्हाट वी हैव, v, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, a, उल्टा चलो, a दिया हुआ और v चाहिए, एक्सेलरेशन दिया हुआ और वेलोसिटी चाहिए, क्या कर दो, इंटीग्रेशन, वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन चाहिए, फिर क्या कर दो, इंटीग्रेशन। अब जरा यहां देखिए क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, पूछा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी दिया होता है, डिस्प्लेसमेंट जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना होगा dx upon dt, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज dt, सो dx is equals to dt into dt, सही है। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो हमने लिखा इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, इधर लिखोगे dx, इधर लिखोगे dt into dt। अब बात आती है इनके ऊपर लिमिट लगाने की। लिमिट कैसे लगाते हैं, देखिए t इज इक्वल टू 0 पे जब हमने टाइम देखना शुरू किया, पार्टिकल यहां चलना स्टार्ट करता है, t इज इक्वल टाइम 0 था उस समय जो है पार्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट ले रहा था, x नॉट, क्या ले रहा था, x नॉट। तो देखो ये तो t का फंक्शन और ये x का फंक्शन, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, पर पार्टिकल कहां था, x इज इक्वल टू
एक्स नॉट, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड, और पार्टिकल की पोजीशन क्या मान लेता हूं मैं, एक्स नॉट मान लेता हूं। अब पार्टिकल यहां तक आया, कितना टाइम हो गया, टी टाइम, तो टी इज इक्वल टू टी टाइम हो गया, 5 सेकेंड 10 सेकेंड। उस समय पोजीशन कितनी हो गई, एक्स, पोजीशन कितनी हो गई, एक्स। ये हमारी लिमिट्स लगती हैं ऐसे। अब आगे देखना, इसको सॉल्व करते हैं। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट कहां से कहां तक, x नॉट से x तक। इधर देखिए b कांस्टेंट है, t का क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से t तक। सॉल्व करो, अपर लिमिट इस x की जगह ये x लिखो, x माइनस इसकी जगह x नॉट लिखो, x नॉट, दिस इज इक्वल टू b, दिस इज इक्वल टू b। अपर लिमिट क्या लिखोगे, t लिखोगे, t की जगह पे तो वो bt स्क्वायर बाई 2 माइनस 0, ठीक है। सो दिस इज x माइनस x नॉट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसी भी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। अगर आप यहां से ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट पूछे, इस समय ओरिजिन से डिस्टेंस पूछे, तो क्या निकालनी पड़ेगी, x। हमें क्या पूछा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, सीधी लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सोच ये डिस्टेंस कितनी है, तो आंसर x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम x की बात करें, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू फाइनल पोजीशन। तो अगर हमें x निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू x नॉट, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस bt स्क्वायर बाई 2। समझ आया, ये किसी टाइम t पर है आंसर। ये यहां t टाइम ना देके ये बोलता है कि 5 सेकंड बाद बताइए कि 5 सेकंड बाद वो पार्टिकल यहां से कहां पहुंच गया। तो ठीक है, 5 सेकंड बाद उसकी पोजीशन बताते हैं, तो पोजीशन का मतलब आप x बताते हैं, तो यहां कितना लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 5 5 कितना होगा, 25 बाई 2, ये b, ये x नॉट। बात क्लियर होगी। इस टाइप से जो है हम लोग यूज लेते हैं। अब देखो हम जेई में आया हुआ एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके इसको फिर से और कंफर्म करते हैं। फटाफट आप इसको उतार लीजिए, पॉज कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जेई 2007, इसलिए बता रहा हूं आपको कि आप लोग जो है इस ओरिएंटेशन का मीनिंग समझें। The velocity of particle is v is equals to v naught plus gt plus ft square if its position is x is equal to 0 at t is equal to 0। देखिए t is equal to 0 पे पार्टिकल ओरिजिन पे था, x is equal to 0 का मतलब। Find its displacement after unit time। आफ्टर यूनिट टाइम का मतलब हुआ 1 सेकंड बाद वो पार्टिकल कहां पहुंचा। और उसमें जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें क्या लिखा था, v is equal to bt। अब क्या है, v is equal to v naught which is constant plus gt, g is constant, t is time, f is constant, t is time, ऐसे गिवन है। अब हम लोगों को आंसर निकालना है, बड़ा सिंपल है, खुद से सॉल्व करेंगे, पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कर लीजिए फटाफट, फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। we know v is equal to dx upon dt, that's why dx is equals to v dt। कैसे पता चला मुझे, तो v इज ए फंक्शन ऑफ t, v इज ए फंक्शन ऑफ t, इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट्स लिखते हैं साथ में। अब देखो लिमिट लिखना सिखाया था मैंने, ये किसका फंक्शन है, टाइम का, ये किसका फंक्शन है, पोजीशन का। t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां, 0 पे, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, राइट। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम। अब कुछ टाइम निकल गया, कितना टाइम, यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड, तो t 0 से लेके 1 सेकंड, उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज x, सपोज x, क्योंकि इस केस में आप देखिए दिस इज ओरिजिन, स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 और फिर यहां पहुंचा, तो ये x ही तो है, ये t इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 सेकंड, और ये कितना हो गया, t इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, क्या होगा बताओ इसका। dx का लिमिट क्या, इंटीग्रेशन क्या होता है, x, लिमिट लगाओ 0 टू x। इधर देखिए v की वैल्यू पुट अप करो फटाफट, क्या आएगा, v नॉट प्लस gt प्लस f t स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में बंद कीजिए, साथ में क्या लगाओगे, dt 0 से लेके t तक।
देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या लिखा जाएगा x माइनस जीरो, तो जीरो को छोड़ दिया x को लिख दिया। फटाफट ध्यान दो, v नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे dt का t हो जाएगा। फिर से v नॉट कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेंगे dt बच जाएगा, dt का t हो जाएगा। ठीक है, लिमिट लगाएंगे 0 से लेके t तक। लो लगा लेता हूं एक बार और, थोड़ा सा मैं लिमिट लगा के बता देता हूं, इस बार और बताता हूं फिर नहीं बताऊंगा। दिस इज v नॉट, ठीक है, पूरा बता देता हूं, ये dt 0 टू t ये होगा, प्लस जी टी डी टी 0 टू t प्लस एफ टी स्क्वायर डी टी 0 टू 2, ऐसे करते हैं सॉल्व। अब देखो ये बाहर आ गया, dt का t हो गया, t की लिमिट लगेगी अपर माइनस लोअर, अपर t है तो t की जगह t रखा जाएगा, माइनस में 0 रखा जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो प्लस में आएगा g, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओगे होगा वही आएगा, प्लस ये आएगा f बाहर, ये हो जाएगा t की पावर 3 बाई 3 और माइनस 0 को छोड़ देंगे, तो वही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 वाला। ठीक है, सो दिस इज x, किसकी फॉर्म में मिला, t की फॉर्म में, बट t की वैल्यू कितनी कर रहे हैं हम लोग, 1, कितनी कर रहे हैं 1, तो एट t is equal to 1, आप यहाँ भी मान रख सकते डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं थी। सो x is equal to v नॉट 1 हो गया, g into 1 by 2 plus f by 3, this is the position after 1 second। क्लियर है, उतार ले। तो ये जो क्वेश्चन है आपका नया क्वेश्चन है, देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय v is equal to alpha root x, ध्यान देना है यहाँ पे, इसलिए ले रहा हूँ ये क्वेश्चन, ये है v इज फंक्शन ऑफ x। देखो ये अल्फा है ना, ये अल्फा एक कांस्टेंट गिवन है, इसको अल्फा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है, इसको अल्फा बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू जैसे 5 7 कुछ भी। सो v जो फंक्शन ऑफ x है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, v जो फंक्शन ऑफ t, और ये बोल रहा है हमें फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t, t का फंक्शन आंसर निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे, v जो फंक्शन ऑफ t कर सकते हैं, देखिए खुद से सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, या इधर देख लीजिए एक बार, v is equal to dx upon dt, आपने लिखा v dt is equal to dx, आपने इंटीग्रेशन कर दिया इसका, dx is equals to v dt, सही है। अब देखो इसमें कुछ भी पोजीशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया, बस मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम x है, टाइम पहले t is equal to 0 है, बाद में t is equal to t है, इसलिए अगर इसमें लिमिट नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाना चाहो तो 0 से स्टार्ट करेगा x तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेगा t तक जाएगा, इतनी सी बात है। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, वैल्यू पुट अप करें, dx 0 टू t, v की वैल्यू कितनी है, अल्फा इनटू रूट x, साथ में क्या आया dt 0 टू, अब सर दिक्कत आ गई, ये तो t है और ये क्या है x, इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता, यहाँ t होता तो हम कर लेते, या फिर यहाँ x होता तो भी हम कर लेते, दोनों अलग अलग नहीं हो पा रहा, तो इसको उठा के इधर ले आओ, इधर तो x है ना, देखो क्या आएगा dx अपॉन रूट x 0 टू x, इधर क्या आएगा देखो अल्फा dt, अल्फा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा dt 0 टू। अब ये क्या है देखना, x की पावर ऊपर ले जाओगे तो -1/2, ऊपर ले जाओगे x की पावर -1/2, और साथ में क्या आ जाएगा dx, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू x, अल्फा इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t, सिंपल। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, तो देखो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ n की वैल्यू कितनी है -1/2, तो ये आएगा आपका x की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, ठीक है, लिमिट लगा देते हैं इनके 0 टू x, दिस इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू t, अल्फा इनटू t, ये कितना बच जाएगा x की पावर +1/2, नीचे भी +1/2, तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर, लिमिट लगाओगे x की जगह पे x लिखोगे, बाद में 0 लिखोगे तो x ही आएगा, तो x की पावर 1/2 अल्फा इनटू t, तो हम लिखो x की पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फा t बाई 2, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, बोथ साइड, बोथ साइड, सो x इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर,
अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, ये इसकी क्या आ जाएगी पोजीशन। कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जेई 2011 और इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड, 6.25 मीटर पर सेकेंड। देखो कैसे, थोड़ा सा इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखिए। सपोज यार तू यहां खड़ा था, ये यहां तू खड़ा था, तेरे सामने से एक गाड़ी जाती है, तेरे सामने से एक जो ऑब्जेक्ट जाता है यहां से, जब वो तेरे सामने से गुजर रहा था उस समय उसकी स्पीड v इज इक्वल टू 6.25 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है। इज डीएक्सेलरेटेड, डीएक्सेलरेट का मतलब होता है कि वो अपनी स्पीड को कम कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, स्पीड को इंक्रीज करना, और डीएक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डिंग। तो रिटार्डिंग का कंडीशन क्या होता है, जब वो अपनी स्पीड को कम कर रहा होता है, मतलब जैसे ही वो यहां से निकल रहा था उसमें स्पीड इतनी थी, बट उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लग गई, कम होने लग गई, उस वाले केस को हम क्या बोलेंगे, डीएक्सेलरेटेड। ओके, सो एट ए रेट गिवन बाय, कि वो डीएक्सेलरेशन किस रेट से कर रहा था, एक सेकंड में कितनी जो है वेलोसिटी कम कर रहा था, तो आंसर दिया हुआ है -2.5 रूट वी, इतने वो कुछ भी कर रहा था। ठीक है। अब जब सोचो आप कि जब इधर जा रहा है वो ऑब्जेक्ट और अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, स्पीड को डिक्रीज कर रहा है, तो फाइनली यहां आके क्या वो रेस्ट में हो जाएगा, यहां ब्रेक कंप्लीट लग जाएंगे। सो दिस वेलोसिटी इज 0। तो आफ्टर रेस्ट वेलोसिटी विल बी 0, v बोला इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बोला फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट। जब ये यहां से यहां पहुंचा तो इसको कुछ ना कुछ टाइम लगा 0 होने में, वो टाइम हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में। क्लियर हो गई बात। अब वो टाइम कैसे निकालेंगे भाई, सोचो देखें। इससे पहले क्वेश्चन कराया मैंने आपको ऐसा ही कुछ, ठीक है, बस वो का वही प्रोसेस अप्लाई करना है आपको। क्लियर। चलिए, सो वी नो यहां दिया हुआ है dv बाई dt। तुम्हें पता है dv बाई dt बेसिकली है क्या, एक्सेलरेशन। याद कीजिए a इज इक्वल टू dv बाई dt तो होता है, तो ये जो गिवन है वो है क्या, एक्सेलरेशन तो गिवन है। ठीक है। सो dv बाई dt इज इक्वल टू -2.5 रूट v, ये हमें गिवन है। क्या कर सकता हूं मैं, उसके से सॉल्व करता हूं। देखो मैंने क्या किया, dv इस रूट v को इधर लिया है जिससे इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए, दोनों के दोनों फंक्शन सेम हो जाए। दिस इज इक्वल टू -2.5 dt, इसको इधर लिया, इसको इधर लिया, ऐसा। अब क्या कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। सर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हो भाई, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए यहां से वो यहां आया, कंटिन्यूअसली प्रोसेस, वो उड़ के तो नहीं जा रहा कहीं भी बीच में, तो कंटिन्यूअसली वो अपनी स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो मुझे यहां से लेके यहां तक जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। पहले स्पीड कितनी थी 6.25, फाइनल स्पीड कितनी है 0। ध्यान देना, दिस इज इनिशियल और दिस इज फाइनल, तो लिमिट लगाएंगे उस समय इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए ये क्या बना, dv बाई रूट v -2.5 dt, और ये अब लगाइए लिमिट। लिमिट देखिए, इसकी जो लिमिट लगेगी वेलोसिटी की, यानी स्पीड की जो लिमिट लगेगी, स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी तुम्हारे सामने जब जा रहा था 6.25, तो लिमिट, लोअर लिमिट कितनी बनी 6.25। लोअर का मतलब इनिशियल, तुम्हारे लिए इनिशियल ये है कि तुम उस समय टाइम देख रहे थे t इज इक्वल टू 0, और ये हो गया t इज इक्वल टू t, जो हमें निकालना है। सही, तो t इज इक्वल टू 0 की कंडीशन ये है, तो आपने लिखा t इज इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड 6.25 मीटर पर सेकंड थी, और जब टाइम t हो गया जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उस समय उसकी स्पीड 0 हो गई, रुक गया, ये 0 हो गई, हुई कि नहीं, उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0 हो गई। ये ऐसे लिमिट लगाते हैं। अब बस कुछ भी नहीं पता, सॉल्व करना है। अब आ जाओ इंटीग्रेशन पे। सो इसका इंटीग्रेशन करोगे, अभी हमने करके देखा है, इसको ऊपर लेके जाओगे तो v की पावर कितनी होगी, हाफ प्लस माइनस में, तो बचेगा x आपका आ जाएगा 2v
हाफ प्लस में बच जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। मैं फिर से कर देता हूं एक बार, देखो v की पावर -1/2 प्लस 1, v की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 लिख दिया आपने, और इसकी लिमिट लगा दीजिए 6.25 से लेके 0 तक। दिस इज इक्वल टू -2.5 बाहर आएगा, इसकी dt का कितना हो जाएगा t, 0 to t, ये बन गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहां तक हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, v की पावर हाफ बच जाएगी, v की पावर हाफ, नीचे कितना हाफ, हाफ का मतलब 2 का चला जाएगा ऊपर, और इसकी क्या लग जाएगी लिमिट 6.25 से 0, दिस इज -2.5 into t। अब लिमिट लगाना है तो 2 को तो इधर ले आओ, 2 को तो इधर ले आओ। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, इसमें लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी होती है, यहां वाली, तो मैं लिखूंगा 0 की पावर 1/2 तो 0 माइनस 6.25 की पावर 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल, इधर क्या है -2.5 into t, और इस 2 का डिवाइड कर देता हूं इधर, ये सही है। अब t तो निकालना है तो t बड़ा आसानी से निकल जाएगा, तो t इज इक्वल टू दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल टू ईच अदर, प्लस हो जाएंगे, और ये t की वैल्यू कितनी आएगी 6.25 की पावर 1/2, और इसके नीचे क्या आएगा 2.5, ये 2 चला जाएगा ऊपर। अब देखो 6.25 ये कितना है 2.5, ये रूट में है, तो समझ गए 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है 625। ठीक है, तो ये इसको क्या कर देगा कैंसिल, 6.25 का रूट कितना हो जाएगा 2.5, वो क्या कर देंगे कैंसिल, और बचेगा क्या केवल 2 सेकंड। सो दिस इज योर आंसर, यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे 2 सेकंड, इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है, तो ये आपका जो है कुछ इंटीग्रेशन के यूजेस मैंने आपको बताए। जैसे ही हम लोग अभी फिजिक्स पढ़ेंगे, 1D पढ़ेंगे, उस केस के अंदर स्टैटिक इक्वेशंस आपके सामने भी आएंगे, ग्राफिकल इक्वेशंस भी आएंगे, तो ग्राफिकल इक्वेशंस में वहां पे कराने वाला हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है उसमें आपको ग्राफ सिखाए जाएंगे, जो आपकी कंप्लीट फिजिक्स में काम में आने वाले हैं, कि ग्राफ बेसिकली होता क्या है, ग्राफ में स्लोप क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, ग्राफ हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है, और ग्राफ हम क्यों पढ़े, ग्राफ हम क्यों पढ़े, उसके बारे में एक बात बता देता हूं कि हम लोगों को ग्राफ बनाने से बेनिफिट होता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हो, क्रिकेट में किसने कितने रन बनाए, किस ओवर में बनाया, सामने स्क्रीन पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है, आप देखते हैं आंसर बता देते हो। 20 बार ओवर था, उसमें कितने रन बने थे, आपने ऊपर देखा आंसर बता दिया। तो ग्राफ इसलिए बनाते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी हो जाए। हमने ग्राफ देखा, हमने आंसर बता दिया, वरना हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी पूरी इतनी। तो हम लोग क्या सीखने वाले, ग्राफ सीखने वाले। ग्राफ को देख के हम लोग ये जितनी बातें मैं यहां कर रहा हूं, क्या मैं ये सब चीजें ग्राफ से शो कर सकता हूं? यस। आपको आगे पता चलेगा कि मैं अगर ऐसी एक लाइन भी खींच दूंगा ये, और मैं कह दूंगा इस लाइन के बारे में बताइए, पार्टिकल के बारे में बताइए, तो आप फटाफट बता दोगे इसके बारे में कि पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल की वेलोसिटी इतनी है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन 0 है। ये सब आप ग्राफ को देख के बता दोगे। इसलिए ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाए, ग्राफ से क्वेश्चंस इजी वे में सॉल्व होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो है वो आपका आएगा ग्राफ का। थैंक यू।